सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अब बुज़दिली की नई हदों को छू रहा है। आज बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड हमला बर्बरियत की एक और मिसाल है। इस बुज़दिलाना हमले में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 तालिबात समेत 6 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए, जिसके बाद वजीर आज़म और आर्मी चीफ ने कोयटा के हंगामी दौरे का ऐलान किया और वो इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं। ISPR के मुताबिक खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई, जबकि बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुरी तरह जख्मी है, जिसकी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। ये बात हम गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में कर रहे हैं कि अस्करी और सिफारती महाज पर नाकामी के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा और उनके जरिए हमला आवर होगा, और वैसा ही हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारत की प्रॉक्सीज एक्टिव हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीर अली में भी मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से बच्चों पर हमले का भी ये मौका पहला नहीं है। ये रवायत काफ़ी पुरानी है। इससे पहले 2014 में सानहा APS में 133 बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में स्कूल्स को टारगेट करने का सिलसिला 9/11 के बाद शुरू हुआ, जिसमें TTP, दाइश और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स मुलव्विस हैं। रवां साल मार्च में BLA की जानिब से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 30 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा और ज़िला और बलूचिस्तान के कई अजला में कलदम तंजीमों, TTP और BLA की खुफिया नेटवर्क्स का फैलाव इस बात की गवाही देता है कि उन्हें भारत की सरपरस्ती और माली मुआवनत हासिल है। मुसल्लह अफवाज की इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ इन इलाकों में गहरी रसाई हासिल कर चुकी हैं और खुफिया नेटवर्क्स के चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं। गुज़िश्ता साल मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 45% इजाफा हुआ और पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, चाहे वो फौजी जारियत की सूरत में हो या दहशतगर्दी के, ये एक खतरनाक खेल है जो पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ला रहा है। सवाल यह है, क्या दुनिया भारतीय दहशतगर्दी को रोकने में किरदार अदा करेगी या पाकिस्तान को खुद भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी, जिसका नतीजा फिर पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान इस वक्त 2 लेवल्स पर सीज फायर का मुशाहिदा कर रहा है। सरहदों पर गोला बारूद खामोश है और सियासी महाज पर भी एक नई पेशरफ्त सामने आ रही है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है और बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस दावत को कबूल भी कर लिया गया है। बज़ाहिर ये एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन सवाल ये है कि असल बातचीत होगी किस पर? क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ पॉलिटिकल स्पेस की बहाली मांग रही है या इमरान खान की रिहाई उसके एजेंडे का फोकस है? दूसरी तरफ हुकूमत एक ताकतवर पोजीशन पर खड़ी है, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, आलमी सतह पर तासुर मज़बूत है, तो क्या वो ऐसे वक्त में अपने शदीद तरीन सियासी हरीफ के साथ मुतालबात सुनने के लिए तैयार होंगे? और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या एक नए सियासी मुआहदे का आगाज़ होगा या सिर्फ रिलीफ का फॉर्मूला है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। अहमद उवैस साहब सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो मलिक साहब ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को बना दिया गया फील्ड मार्शल और आपकी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी और उनकी जो सर्विसेज हैं, जो उनकी जंगी हिकमत अमली काविशें हैं, उसको रिकग्नाइज़ किया गया। पहले इस पर ज़रा अर्लियर कमेंट कीजिएगा, फिर उसके बाद मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कौम के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि जिस तरह की जुर्रत, जिस तरह की दलेरी, जिस तरह के जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम थे, जिनको चारों शान चित किया गया इस तमाम तर मामले पे, जो बेहतरीन हिकमत अमली थी अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार की। सो दिस इज़ एन ऑनर फॉर द इंटायर नेशन, नॉट जस्ट फॉर हिम। और उन्होंने तो ख़ुद मैंने मीडिया के थ्रू देखा जब उन्होंने कहा कि ये पूरी फ़ौज का, पूरी कौम का एजाज़ है, जो कि इन रियल टर्म्स है भी, बिकॉज
जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने दिया है और जिस तरह का जो हिकमत अमली को अपनाया गया, बेहतरीन हिकमत अमली और बेहतरीन जो है रिस्पांस दिया गया, मेजर्ड रिस्पांस दिया गया, दुश्मन को शिकस्त फाश्ता का सामना करना पड़ा, तो ये आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स दिस एंड द नेशन डिजर्व्स दिस, बिकॉज ये एक ऑनरी टाइटल है और ये एक ऑनर है। किताबों में रखने के लिए, किताबों में सजाने के लिए टाइटल तो नहीं होते। सो ऑफ कोर्स व्हेन द टाइम इज़ राइट एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुन मोमेंट, ये सबसे बेस्ट टाइम था कि कौम उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करे जो उन्होंने इस कौम के लिए किया, जो 6 और 7 की रात थी और उसके बाद फिर 9-10 को जो तमाम तर मामला हुआ जब वहाँ से मिसाइल्स के हमलों को नाकाम बनाया गया, रफ़ाएल गिराए गए, अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अपॉर्चुन मोमेंट कि इसी मोमेंट पे उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करना और उनको ऑनर करना, और एंड दिस ऑनर डजंट ओनली बिलोंग टू हिम, इट्स फॉर द एंटायर आर्म फोर्सेस, जिसमें नेवी भी है, जिसमें आपकी एयरफोर्स भी है, जिसमें आर्मी भी है। तो ये तमाम उन फोर्सेस के लिए जिनकी जो शहादतें हैं, जिनकी मेहनत है, जिनका जो एक जज्बा है, उसको ऑनर किया गया है। सो आई रियली सैल्यूट टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस जिनको हमने अभी काबीना में इसको रिकग्नाइज भी किया, और उसके अलावा हमने काबीना में आपने बिल्कुल देखा होगा कि एयर चीफ की सर्विसेज को भी जो है उसके ऊपर भी मंजूरी दी गई है। और इसके साथ हमने एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि जो शहदा हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, तो और जो सर्विसेज हैं दीगर हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स की, उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ रियली यू नो वी हैव कम आउट ऑफ अ वॉर। सो ये सिचुएशन जो है ये इसको देखने की ज़रूरत है। पूरी कौम खुश है, खुशी की एक लहर है पूरी कौम में जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो अभी रिसेंटली उसको फेस करके आया हूँ इस तमाम तर मामले को। मैं जो पार्लियामेंटेरियंस का एक फोरम था जो कि राइट आफ्टर दिस वॉर सिचुएशन जो इंडिया का एडवेंचरिज्म रहा है, अभी पिछले हफ्ते में जकार्ता में था, वहाँ पे तुर्की से लेके अज़रबैजान से लेके जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, हमारे ये इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन की जो है कॉन्फ्रेंस थी जिसको मैंने डेलीगेशन को लीड किया, हमारे पूरी डेलीगेशन के पास आके उन्होंने हमसे मुलाकात की। एक खुशी की जो लहर थी, जो उनके एहसास और जज्बात थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो वहाँ पे जिस तरह के लोगों के रिमार्क्स थे, they were all praises for Pakistan and for Pakistani people and for Pakistan's armed forces. So इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस मकाम पे हैं वो हमारी आर्म फोर्सेस की बदौलत ही है और हमारी कौम की बदौलत है। जो नेशनल यूनिटी हमने दिखाई इन दिस टेस्टिंग टाइम्स इन द नीड ऑफ आवर, तो बिल्कुल उसको पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, जिसमें इजाफा किया गया है, तो ये एक कलेक्टिवली हुआ है तमाम तर मामला। Indeed, it's a great achievement to defeat your rival, arch rival. अहमद उवैस साहब, यकीनन आपकी पार्टी भी बहुत खुश होगी ये ख़बर सुनकर, जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो एक ज़ाहिर पूरे मुल्क के अंदर इस मामले में बहुत खुशी थी कि अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी गई और कौम के तौर पर हमने ये सब ने ये जंग लड़ी है। सो आपकी पार्टी भी जो है इस डेवलपमेंट पर खुश है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान की इस इंडिया के साथ जो जंग थी वो 6 तारीख से लेके और 9-10 की रात के दरमियानी रात तक जो इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान एक फ़तह से हमकिनार भी करवाया और इज़्ज़त व तकरीम भी पाकिस्तान की बढ़ी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी महफूज रही। हम बिल्कुल अल्लाह का शुक्रगुजार भी हैं और अल्लाह ने ये क़ुव्वत और ये इस्तात और ताकत जो है हमारी आर्म फोर्सेस को और चीफ आर्मी स्टाफ में वो अक्ल फ़हम भी बरसा के एक अच्छी कमांड उन्होंने जो है, और हमारी आर्म फोर्सेस के साथ साथ हमारी एयर फोर्स ने जिस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज के साथ जो अटैक किए, हमले किए उनके ऊपर, ये काबिल सताइश है। बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ उन्होंने इंडिया को जो है वो शिकस्त से हमकिनार किया, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी अपने ज़माने के अंदर, ये भी हिस्ट्री लिखेगी कि इससे पहले के पीरियड में उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। अल्लाह करे अब उनको इस बात से जो अल्लाह ने कौम ने जो उनको ये इतना बड़ा एक रैंक दिया है, इतनी बड़ा एक ओहदा दिया है और एक इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया,
तो खुदा करे कि उनकी सोच में भी तब्दीली आए और उनके करैक्टर की वो खूबसूरती जो है उभर के पाकिस्तान की लिए मज़ीद इज़्ज़त और तकरीम का बायस बने, और पाकिस्तान के आइन की हिफाजत जो आर्म फोर्सेस का फ़र्ज़ है उसके मुतालिक भी कंप्रोमाइज़ मत करें किसी किस्म का, और फंडामेंटल राइट का ख्याल करते हुए जो लोग बिला वजह सैकड़ों जेल में हैं कारकुन जो हैं उनको भी रिहा करने के लिए एक मस्बत रोल उनको अदा करना चाहिए। ठीक, आप ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपका प्री रिक्विजिट क्या होगा जो डायलॉग आप करना चाहते हैं? क्या हुकूमत जो है वो आपको लगता है कि पीटीआई को एंगेज करने में सीरियस है? बिकॉज ऑफ़र की प्राइम मिनिस्टर ने भी और गवर्नमेंट आपको कहती रही है, लेकिन आप लोगों की जानिब से यही इसरार रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सो अब क्या आप लोग भी संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ही बातचीत की जाए? देखिए, ये बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। आप इस साल में 2025 में आपने देखा होगा कि 2 जनवरी को नए साल का आगाज़ होता है, और 2 जनवरी को हमारा एक टीम, पूरा डेलीगेशन जो है वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम के पास खुद गया, बग़ैर किसी रिटन एजेंडा के, बग़ैर किसी रिटन मुतालबात के, और बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। और उनसे कहा गया, जब उन्होंने कहा कि आप अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे हमें दें, हम इसको देखते हैं, तो उनको यही कहा गया कि हमें आप इमरान खान से हमारी मीटिंग करवाएं अगले दिन, और हम आपको फ़ौरन वहाँ से उनसे डिस्कस करके हम तहरीरी मुतालबात भी दे देते हैं। और बड़ी अच्छे माहौल में ये सारी बात हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये अल्लाह जानता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है उसको बंद कर दिया गया, और फिर ऐसा किया गया कि ये बहुत बड़ी बात है, अभी सोच विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे कैसा होता है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, और एक लंबी डेट डालनी शुरू कर दी। इस तरह से मुतालबात फिजल आउट हो गए। यहाँ एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और अहम इशूज़ पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, कोई स्पेस पीटीआई को आपकी गवर्नमेंट देने को तैयार है? कोई डायलॉग जिस तरह आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं उसको सही तरीके से इनिशिएट करके, क्योंकि अपेरेंटली अभी जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है मुल्क से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का केस लड़ने, उसमें पीटीआई शामिल नहीं है, ना पीटीआई का कोई मेंबर लिया गया है। सो कोई स्पेस आप लोग भी देंगे डायलॉग के लिए, या फिर इसी तरह बस एक दूसरे को स्टेटमेंट्स के साथ काम चलेगा? स्पेस ही स्पेस हमने दी है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी मेडन स्पीच से लेके और हालिया जो उन्होंने पार्लियामेंट से के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है, उसमें वाक़तन स्पेस ही स्पेस है। हमारा एक मुतालबा है, और मुतालबा ही सिर्फ ये है कि आप अपने सियासी इश्यूज़ को हमारे साथ बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एंगेजमेंट रख के सियासी मसाइल का सियासी हल ही तलाश करें। हाउएवर इशू ये है कि ये किसी दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ से भी इनको यही जवाब मिलता है। जब ये नहीं एंगेज करना चाहते सियासी जमातों के साथ, और सियासी जमातों के साथ किसी किस्म का डिस्कोर्स नहीं चाहते, तो फिर हम देखें ना, इट टेक्स 2 to tango। एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती। हम 12 दफ़ा कोशिश करके देख चुके हैं, हम कई मरतबा उनको कह चुके हैं। ये 3 नशिस्तों में भी आए, चौथी नशिस्त में ये खुद नहीं आए, हुकूमत की किसी बात की वजह से तो नहीं, अपने रवैयों की वजह से नहीं आए। अभी रिसेंटली देखें कि स्पीकर ने ये कहा कि मैं दोबारा भी अपना ऑफिसेस जो हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको दे सकता हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के आपस में मामलात जो हैं एज एन इम्पार्शल, एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, के तमाम तर मामलात जो हैं आप हल तलब हों और आप बैठें, एंगेज करें। लेकिन दूसरी तरफ से कोई एपिटाइट नहीं है, दूसरी तरफ से कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। आपकी ऑफर, डायलॉग की ऑफर कबूल नहीं की है? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डायलॉग तब होता है जब विलिंगनेस दूसरी तरफ से भी हो। अब हमारी तरफ से तो विलिंगनेस है, लेकिन इनकी तरफ से विलिंगनेस है ही नहीं, तो फिर उसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए कि हम वहाँ पे उस कमरे में बैठ के दीवारों से बातें करें या कुर्सियों से बातें करें। बात तो ये है कि हमने इनको वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया कि ये तमाम तर मामलात हैं। पहले तो TORs के ऊपर बात हो रही थी, फिर TORs भी हुए, फिर हमने कहा इन राइटिंग डिमांड्स ले हैं, जो ये कहते थे कि हम बिल्कुल इन राइटिंग देंगे। इन राइटिंग भी डिमांड्स इन्होंने दी, लेकिन उसके बाद बैठे नहीं ना, तो वो एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट थी इनकी तरफ से। वाक़तन अपना दिल साफ करके अगर आएँ, अगर एक मुस्बत सोच के साथ आएँ, पाकिस्तान को अभी जिस तरह यूनिटी दिखाई है, पार्लियामेंट के अंदर यूनिटी थी, पार्लियामेंट के बाहर यूनिटी थी,
इस पूरे सिचुएशन के ऊपर जो एक दुश्मन, जो हमारा कलेक्टिव दुश्मन है, पूरे पाकिस्तान का कलेक्टिव दुश्मन है, जिसने अनप्रोवोक्ड एग्रेशन की तरफ हमें लेके जाने की कोशिश की और हमारे पे हमला किया, उसके जवाब में तो हमने एक जॉइंट फ्रंट दिखाया। लेकिन क्या इस मुल्क की मईशत के ऊपर, इस मुल्क की सोशल फैब्रिक जो इनके दौर में तबाह हुई, उसको बेहतर करने के लिए या उसको पेवंदकारी करने के लिए या उसके साथ इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए माशी तौर पे, सोशली तौर पे या कम्युनिटी ऑफ नेशंस में इस मुल्क का जो एक मकाम है वो वापस दिलवाने के लिए, तो क्या हमारे साथ बैठने में इनको कोई आड़ है तो हमें बता दें। हमें तो कोई आड़ नहीं है, हम तो पहले भी कह चुके, वजीर आज़म कह चुके, स्पीकर ने भी कह दिया। अब फैसला तो ये कहते हैं कि जी एक फ़र्द वाहिद ने करना है और वो फ़र्द वाहिद अडयाला है, जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक फैसला नहीं हो सकता। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मौज़िब माशरों में ये तो नहीं हो सकता, जो हमें गिरदान तो पड़ी जाती है नेल्सन मंडेला की, 27 साल गुजारे नेल्सन मंडेला ने जेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जी पहले उसको बाहर निकालो, कोई हीला बहाना करके जो है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात होती है, चाहे वो APC की बात होती है, कहते हैं जी उसको निकालो, उसको निकालो, उसको लेके आओ। फिर यहाँ पे शोशे भी छुड़वाए जाते हैं मनपसंद किस्म की कि जी एंगेजमेंट हो रही है, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स मिले हैं, ये हुआ है वो हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं हो रही फिल वक्त, और एंगेजमेंट में रुकावट जो है वो सारी। आपके ख्याल में ये शोशा क्यों छुड़वाया गया बैरिस्टर साहब? अभी अडयाला में बैरिस्टर साहब, ये शोशा आपके ख्याल में क्यों छुड़वाया गया? जब देखें एक खबरों की जीनत बनी हो तमाम तर इस मामले में, और वो खबरों की जीनत ना रहे, क्योंकि खबरों की जीनत तो फिर 6 या 7 मई बन गई, फिर पाकिस्तान की जंग जीतना बन गई, फिर आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करना, वो खबरों की जीनत बनी जो असल खबरें हैं। ये नहीं है कि आज उन्होंने दिन में क्या खाया, आज उन्होंने किससे मुलाकात की, आज कौन लोग उनके साथ मुलाकात करने के लिए गए, और क्या वो अपने केसेस में आज उनका क्या बना। ये खबरें नहीं हैं, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान का इशू है इकॉनमी, पाकिस्तान का इशू है आपकी मईशत, पाकिस्तान का इशू है कि जी हमें जो है कि मैली नज़र से ना देखे। पाकिस्तान का इशू है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। ये इश्यूज हैं, महंगाई, रोजी रोटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इश्यूज हैं जिन इश्यूज के ऊपर बात करनी है। लेकिन इन इश्यूज पे बात नहीं अनफॉर्चुनेटली होती, ना पार्लियामेंट के अंदर होती है ना पार्लियामेंट के बाहर होती है। असल में जो मसला है वो ये है कि शाम के जो शोज हैं उनकी जीनत बनते हैं कि जी आज खान साहब से कौन मुलाकात करने गया, आज खान साहब ने दोपहर में क्या खाया, आज खान साहब ने वर्जिश कितने बजे की, और आज खान साहब ने किससे मुलाकात करनी थी और नहीं करनी थी। ये खबरें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट पाकिस्तान इशू। इशू ये है कि पाकिस्तान ने मईशत पाकिस्तान की किधर पहुंचनी चाहिए, हमें G20 का मेंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम कैसे बन सकते हैं। These are the real issues we should be talking about. Okay, fair enough. अहमद साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे शोशे इसलिए छुड़वा रहे हैं ताकि आप लोगों की रेलेवेंस रहे, अदरवाइज जो पॉलिटिकल डायलॉग है हमने आपको ऑफर किया था, आप लोग सीरियस ही नहीं हैं, उसके ऊपर आके बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। लेकिन वो बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अब चूँकि जंग के बाद तो बिल्कुल ही आप लोगों के पास अपना कोई नैरेटिव बनाने की स्पेस नहीं है, तो आप लोग इस किस्म की चीज़ें करके अपने आप को रेलेवेंट रख रहे हैं। योर टेक ऑन। कैबिनेट के मेंबर होने की हैसियत से मैंने किसी वजीर को इतनी दरोगोई के साथ बात करते हुए पब्लिकली नहीं सुना जो आज बैरिस्टर साहब ने बात की। कोई बात इसमें सच्चाई की नहीं है। आप देखिए, कभी भी आज तक कोई ज़ेर बहस नहीं आया कि इमरान खान ने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसने वर्जिश की या नहीं की, ये बहस नहीं आई कभी। हमने कभी ये बहस नहीं की। हमारी कहते हैं कि रेलेवेंस क्या है, हमारी खबरों की हमारी रेलेवेंस ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेलेवेंस है। कि कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल किया गया, पाँव तक जो है उसको रगड़ा के उसको ख़त्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी अथॉरिटी को ख़त्म किया गया। पाकिस्तान के आइन में जो उसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, उसको अपने रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला। बड़ी खुशी की बात है कि जो जिस तरह इस वक्त 3-4 दिन की लड़ाई के अंदर जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने दिखाई है, पाकिस्तान की आवाम ने गुर्बत के बावजूद डेकेड्स 70 साल की ये उनके जो है मुस्तकिल वो कंट्रीब्यूशन है इतनी खूबसूरत आर्म फोर्सेस को तैयार करने के लिए।
उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया इसके ऊपर। इस बात का ख्याल करना चाहिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी, चाहे जैसे भी गवर्नमेंट आ गई है। बजाय इसके कि आप ये बातें हीले बहाने करें, ये कहते हैं कि हम गए नहीं। अगर मैंने आपको पहले रेफरेंस दिया कि 2 जनवरी 2025 को जब गए हैं, हमारे लोग गए सारे के सारे, बगैर किसी एजेंडे के लिए गए हैं, बगैर किसी करार ये मुतालबात के गए हैं, खुले दिल के साथ गए हैं और वहाँ पे तय पाया कि जी आप मिलने और उनसे बैठ के मुशावरत करके आप अपने मुतालबात ले आए, हम बैठ के उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद नहीं होने दी बात इन्होंने। सर मुझे ये बताएं, अगर रिजर्व सीट्स का फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो अगर रिजर्व सीट नॉन नुमाइंदगी की शक्ल के अंदर, जी बताइए जी, अगर ये रिजर्व सीट्स का डिसीजन आप लोगों के खिलाफ आता है, हक में नहीं आता, तो पीटीआई का क्या रिएक्शन होगा, जरा क्विकली बताइएगा। मैंने फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है। बिल्कुल खिलाफ, हम सख्त रिएक्ट करेंगे, इसलिए कि रिजर्व सीट का फैसला तो आ चुका है। 12 जुलाई से लेके आज तक, 12 जुलाई 2024 से अब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये क्या खेल खेला जा रहा है? ओके, रूल ऑफ लॉ के तस्वर को आपने कहां खत्म कर दिया, आइन कहां रह गया बाकी? राइट, बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, तो नहीं है ना बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक बात है कि हमने इस बात को अप्रिशिएट किया जो इनका किरदार है। मेरी बात सुनिए, बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ। देखिए ये सिलसिला जो है ना, ये खालिक व मखलूक का सिलसिला कहीं खत्म हो जाना चाहिए। आइन की भी कोई हैसियत है, मुल्क के निज़ाम की भी कोई हैसियत है, दस्तूर की भी कोई हैसियत है। ओके, हर एक को खत्म करके एक आदमी के ऊपर डिसाइड करने के लिए हर चीज रख दी गए कि वो कोई शख्स आसमान से नहीं उतरा हुआ। राइट पॉइंट टेकन सर। बैरिस्टर साहब मुझे बताइएगा, ये जो आईएमएफ ने बजट के लिए कुछ प्री कंडीशंस रखी हैं, जिसमें सैलरी क्लास पर टैक्स में जो आप लोग रिडक्शन कर रहे थे उसको भी अपोज किया है और जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ाने की शर्त रखी है, तो हुकूमत फिर रिलीफ किस तरह देगी आवाम को? क्योंकि अब थोड़ा वक्त कम है, मैं चाहता हूँ आप इस पर कॉमेंट कर दें। देखिए, मैं उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर एड्रेस करूँगा कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अहमद अवैस साहब मेरे बड़े हैं, मैं इंतहाई इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे अफसोस हुआ कि शायद ये अपनी पार्टी की पॉलिसी से ही नावाकिफ़ हैं। और उसकी वजह ये है, मैं बता देता हूँ कि ये वही जिस आइन का ट्रैम्पल अपॉन करने का ताना दे रहे हैं हमारी हुकूमत को, शायद आपको ये पता नहीं है कि वो उस टाइम इंगेजमेंट हो रही थी और उस टाइम ये ऑन रिकॉर्ड है इनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन जिन्होंने कहा हमें कोई खासा इशू तो नहीं है इस आइनी तरमीम से। तो वो आइनी तरमीम कैसे हुई, वो आपको पता है कि आइनी तरमीम जब आपके पास नंबर्स पूरे हों तो हो सकती है। 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी आपको बिल्कुल आपके पास मौजूद थी। हमने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन इत्तेहादी जितने भी थे हमारे वो आपके सामने हैं। उन इत्तेहादियों ने वोट दिया और ये मुत्तफ़िका तौर पे जो है ब्रॉडर कंसेंसस अचीव किया इस पे हमने, और उसके बाद फिर मूव किया। अब भी आप किसी भी पीटीआई के एमएनए से बात करें, वो यही कहते हैं यार हमें तो कोई इशू नहीं है इस पे, लेकिन हमारी पार्टी की पॉलिसी थी कि वोट नहीं देना। सो टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये तो काफ़ी लीडर्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं, इवन के मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि इन्हें कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने हुज्जत तमाम पूरा किया और कहा कि हमें वोट नहीं करना क्योंकि हमारी पार्टी। जी हाँ, मौलाना साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था एग्री कर कर आईएमएफ की आपने बात की है, बिल्कुल यही बात है। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे जो आईएमएफ का आपने पूछा, बिल्कुल आईएमएफ की देखिए बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। हम ये कोई फूलों में जो है वो छुपा के नहीं दे रहे। जो हालात थे मुल्क के, जिन हालात से मुल्क को बाहर निकाला, माशी तौर पे इस्तेहकाम फराहम किया, वज़ीर आज़म ने अपनी लीडरशिप के अंडर इंश्योर किया कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हों, वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमने किए। टैक्स नेट की जो अंदर जो प्रोडक्ट करना था उसको वसी करना था। आज भी जो वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग चेयर की है वो FPR के रिफॉर्म्स के हवाले से की है, उसकी डिजिटाइजेशन के हवाले से की है। और आप देख लें कि जो रिफॉर्म्स हम लेके आए हैं उसमें मुल्क को फ़ायदा ही हो रहा है। जो आपकी लिटिगेशन में अरबों खरबों पैसे फंसे हुए हैं, वो आपके रिसेंटली 2 डिसीजंस हैं, तो एक में 23 अरब और एक में 24 अरब जो हैं वो आपको, ये स्टेट के पैसे थे जो वापस हुए हैं, और स्टेट के पैसे स्टेट की अमानत थी जो जिन पे स्टे ऑर्डर से वो ख़त्म हुए और स्टेट को मिले। तो हम देखिए शॉर्टफॉल जो हैं वो वहाँ से पूरा कर रहे हैं ताकि बर्डन ना करें हम अपनी सैलरीड क्लास को। ठीक, इसके साथ जो कंडीशंस हैं आईएमएफ की वो बिल्कुल हम मीट करेंगे। वो कंडीशंस वी वेल अवेयर कि हमें मीट करनी है, क्योंकि हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं और वो ट्रैक है
कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो और इसके बाद हमें किसी IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म आखिरी IMF की केस दी थी और फिर जान छुड़वाई थी और फिर उसके बाद हमें दोबारा जाना पड़ा IMF के पास, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब जो हालात हैं उनको देखते हुए होपफुली IMF की आखिरी किस्त होगी, इसके बाद हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा और हम ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे सैलरीड क्लास को किसी भी हवाले से, और जितना मुमकिन हो सका विद इन आवर लिमिटेशंस हम वो रिलीफ फराहम करेंगे जो अभी करते आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि सैलरीड क्लास ही गुज़िश्ता कई बरसों से बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड है इस टैक्सेशन की वजह से। और आप अच्छी खबर दे रहे हैं कि अगर आप कोशिश करेंगी आपकी हुकूमत के ऐसा मज़ीद बर्डन उन पे ना पड़े और टैक्स नेट ब्रॉडन करके जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अहमद उवैस साहब, सीनियर लॉयर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और अहम इशूज़ पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। 1938 में जब हिटलर अपने नस्ली सफाए के मंसूबे को अमली जामा पहना रहा था, उस वक्त भारत में मौजूद एक अहम शख्स सारवोकर नाजीज़म और फैशिज्म की हिमायत पर खुलकर सामने आया। उसने कहा कि जर्मनी को नाजीज़म इख्तियार करने का पूरा हक हासिल है और इटली को फैशिज्म। और यही नज़रिया नाजरीन आज के भारत में दोबारा जिंदा हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये नज़रिया एक जमहूरी लिबादे में लिपटा हुआ है और इसका चेहरा बन चुका है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत RSS, जिसकी बुनियाद 1925 में पड़ी, यूरोपीय फैशिज्म से मुतासिर थी। इसका ढांचा नाजी तंजीमों जैसा था, मरकज़ी, अस्करियत पसंद और मजहबी बरतरी पर मबनी, और आज यही तंजीम भारतीय रियासत के हर शोबे में सरायत कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या भारत वाकई जमहूरी मुल्क है या अब वहाँ पर मेजोरिटेरियन अथॉरिटेरियनिज्म का राज है। 200 मिलियन मुसलमान, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियत, आज भारत में न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पर भी निशाना बनी हुई है। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ आईन तब्दीली नहीं थी, वो डेमोग्राफिक वॉरफेयर का आगाज़ था। फिर पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम रिवायती अंदाज में बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि हर इलेक्शन से कबल भारत को एक दुश्मन की ज़रूरत होती है, एक बाहर का दुश्मन, ताकि अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। इस वक्त भारत का GDP नीचे है, बेरोज़गारी ऊपर और आवाम बेचैन है। ऐसे में जंगी बयानियाँ हुकूमत के लिए एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन है। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि भारत जमहूरी लिबादे में आमरीत की तरफ जा रहा है। तंजीम के मुताबिक 2014 से 2024 के दरमियान नफरत अंगेज तकारीर में 700% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। RSS से वाबस्ता अफराद हुकूमत के कलीदी इदारों, तालीम, मीडिया और वजारत दिफा में तैनात हो चुके हैं। निसाब में मुसलमानों का किरदार हज़फ कर दिया गया है और सारवोकर को आज़ादी का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि वो दरअसल फैशिज्म का हिमायती था। अगर नरेंद्र मोदी का बस चले तो सारवोकर को गांधी से भी ऊपर रेट करें, लेकिन मजबूरी है। 2024 में भारत ने $73 अरब का दिफाई बजट मुख्तस किया, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का 5वां बड़ा डिफेंस बजट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दिफा एक नज़रियाती जारियत के लिए है? बीजेपी के सदर JP नड्डा कहते हैं कि हम दुश्मन से नहीं डरते, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, हम उन्हें मिटा कर रख देंगे। नाज़रीन, ये अल्फाज हमें किसी और दौर की याद दिलाते हैं। जी हाँ, नाजी जर्मनी में भी अक़लियतों को दुश्मन करार देकर उनका सफाया हुब्बुल वतनी कहलाया करता था। इसी तरह आज भारत सिर्फ एक नज़रियाती ख़तरा नहीं रहा, ये एक इलाकाई तबाही का पेश खैमा बन चुका है। आलमी बरादरी अगर खामोश रही तो 1930 की गलती 2025 में दोहराई जाएगी, जब हिटलर को ये सोचकर आगे लाया गया कि उसकी पॉपुलर सपोर्ट का फ़ायदा उठाया जाएगा और इसकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो इंसानी तारीख़ का एक भयानक दौर है। लेकिन अब ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ये जनूबी एशिया के तकरीबन 2 अरब इंसानों की सलामती का सवाल है।
नरेंद्र मोदी शदीद अंदरूनी दबाव में आ चुके हैं। इस अंदरूनी दबाव को ख़त्म करने के लिए वो कशीदगी को हवा दे रहे हैं। मोदी के 11 सालों में ये पहला मौका है कि मोदी ने ऑपोजिशन से मदद मांगी है। हालांकि यही मोदी कुछ अरसा पहले तक ऑपोजिशन का सफाया करने पर तुला हुआ था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना डेस्परेट है। पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी सियासत बचाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन मसला सिर्फ सियासत का नहीं, मसला सियासत को ड्राइव करने वाले एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का है। वही नज़रिया जो सावरकर का पहले था, नाजीज़म और फैशिज़म का भी में था, अब भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।